सौरभ को मजबूर कर सकती है कि वो आदित्य की जिरह ना करे और आदित्य की जमानत होने, लेकिन उसके लिए मुझे खुलकर सामने आना पड़े। आप मुझसे ऐसा कौन सा काम करवाना चाहती हैं जो तस्वीरें देखकर मुझे मजबूर कर रही है? उसे मेरी ये बात माननी ही पड़े, नहीं तो वो अच्छी तरह से जानती है कि इस बात की वजह से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि मेघना जी की भी बदनामी होगी। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो आदित्य के साथ वाली मेरी तस्वीरें सबको भेज देंगी। मुझे उसकी बात माननी होगी। अरे तुम जाग रही हो अभी तक? हाँ, बस वही तुमसे कहा था ना कि नींद भी नहीं आएगी। अरे हाँ, तुम कह भी तो रही थी कि तुम सो नहीं पाओगी। कल 4 मुकदमों की सुनवाई है और सबसे बड़ा मुकदमा आदित्य का ही है। मैंने पूरी तैयारी भी कर ली। उसकी जमानत मैं होने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो सर, ऐसे आदमी की तो जमानत होनी भी नहीं चाहिए। मैं वहां काम कर करके थक गया, तुम मेरा इंतजार कर करके। चलो अब आराम से सोते हैं। ओके, अच्छा। सक्सेना जी, ये फाइल देवव्रत जी तक पहुंचा देना। मुबारक हो सर। अब आप जनता जनार्दन पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो चुके हैं और अपनी पार्टी का विलय भी जनता जनार्दन पार्टी में हो चुका है। ये मेरी बात देवव्रत जी से हो चुकी है। दफ्तर तो मेरा यही रहेगा, लेकिन दफ्तर के बाद का जो बोर्ड है उसे तुम बदलवा देना, क्योंकि अब जो दफ्तर के बाद बोर्ड लगेगा उसमें जनता जनार्दन पार्टी का नाम होगा। जी सर जी, कल सुबह ही पार्टी का बोर्ड लग जाएगा। अब तो तुम खुश हो ना शारदा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। राजनीति की इस दूसरी पारी के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं तुम्हारी प्रेरणा बन पाया कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज तुम मेरी प्रेरणा बन गई। तुम्हारी ही कोशिशें और तुम्हारी ही प्रेरणा से मैंने राजनीति में दूसरी बारी शुरू की है। आभारी हूं तुम्हारा। पापा जी, आपने महासचिव जी से बात की है ना कि वो पार्टी में आपको कौन सा पद देने वाले हैं? बेटा, आज एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। मुझे जनता जनार्दन पार्टी में शामिल कर लिया गया है। मैंने पार्टी महासचिव देवव्रत जी के सामने 2 शर्तें रखी थी कि तुम्हें भी पार्टी में शामिल कर लिया जाए और अगले चुनाव में तुम्हें वहां की टिकट दी जाए जहां से तुम आसानी से जीत सको। और उन्होंने मेरी शर्त मान ली है। कल मुझे पार्टी में शामिल करने की घोषणा की जाएगी और उसी के साथ साथ तुम्हें भी शामिल करने की घोषणा होगी। आपने पद के लिए बात की है ना? नहीं बाबू, अब मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता कि मैं दूसरों से पद की मांग करूं।
शारदा ने विश्वास जताया था कि अब मेरी राजनीति सिर्फ जनसेवा पे आधारित होगी। कोई पद मिले या ना मिले बेटा, मैं सिर्फ जनसेवा ही करूंगा। लेकिन सर जी, पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि वो आपको पद देगी। देवव्रत जी ने मुझे बताया तो नहीं, लेकिन मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूं कि पार्टी में मुझे कौन सा पद दिया जाएगा। कौन सा पद दिया जाएगा पापा जी? मुझे लगता है कि मुझे पार्टी में प्रदेश सचिव का पद दिया जाएगा। ताकि मैं प्रदेश में पार्टी को और मजबूत कर सकूं। सर जी, मुझे तो लगता है जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं होता है, आपको प्रदेश सचिव बना के रखा जाएगा और फिर बाद में आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। हाँ, पार्टी की सोच ऐसे हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं पार्टी पे कुछ ऐसा दबाव नहीं डालना चाहता। ये तो बात तय है कि अब मेरी राजनीति का रूप रंग पहले से बहुत अलग होगा। मैं चाहता हूं कि जनता को मेरे अनुभव का फायदा मिले। मुझे क्या मिलेगा इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। सर, कल ये खबर हर अखबार की सुर्खियां बनेंगी। ये देखिए रजनी जी, बलदेव सिंह को पार्टी की सदस्यता मिल गई और साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनता जनार्दन पार्टी में कर दिया। सरकार, सारे दुश्मन एक होने लगे हैं। सच कह रहे हो लल्लन, हम खेल तो खेलते रहे, राजनीति के गलियारों में डंका तो हमने बजाकर रख दिया, लेकिन उस नीति को भूल गए जिसकी वजह से आज सब एक होने लगे हैं। कौन सी नीति शंकर प्रसाद जी? राजनीति में राज करने की एक बहुत पुरानी नीति है, जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। आज भी ये नीति हर जगह कामयाब होती है। वोट डालो और राज करो की नीति। ओह हाँ, हमारे इस मूल मंत्र को भूल जाने की वजह से आज बलदेव सिंह, शारदा देवी सभी एक रथ पर सवार हो चुके हैं। लेकिन अब उस रथ को रोकने का कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता। हम यहां मातम मना रहे हैं और बलदेव सिंह के दफ्तर में मिठाइयां बांटी जा रही होंगी, पटाखे फोड़े जा रहे होंगे। बलदेव सिंह की ये खुशी
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त तो हमें भी नहीं हो रहा सरकार। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। एक आदमी अपने करोड़पति पड़ोसी की खुशहाली देखकर परेशान था। उसने भगवान से प्रार्थना की, तपस्या की, अर्चना की। भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान ने कहा कि वो जो मांगेगा उसे भगवान देंगे। लेकिन उसका 2 गुना उसके पड़ोसी को भी देंगे। क्या? हाँ, वो आदमी तो परेशान हो गया। वो अगर 10 करोड़ मांगता तो पड़ोसी को 20 करोड़ मिल जाते। वो अगर 10 बंगले मांगता तो पड़ोसी को 20 बंगले मिल जाते। वो सोचने लगा क्या करे, उसे तो पड़ोसी को नीचा दिखाना था। सो उसने भगवान से वरदान मांगा कि भगवान उसकी एक आंख ले ले। उसके पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। इस तरह वो आदमी तो काना हुआ, लेकिन पड़ोसी अंधा हो गया। इसे कहते हैं अंदर की जलन। ठीक ऐसी ही जलन में भीतर ही भीतर मैं जल रहा हूं। रजनी जी, कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए कि बलदेव सिंह के घर में खुशियां ना मनाई जा सके। सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएं। कल 4 मुकदमों की सुनवाई है और सबसे बड़ा मुकदमा आदित्य का ही है। मैंने पूरी तैयारी भी कर ली। उसकी जमानत तो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ये तस्वीरें मीडिया में भेज देंगे, सौरभ के पास भेज देंगे, तुम्हारे ससुराल वालों के पास भेज देंगे। अब जाहिर सी बात है निधि, तुम ये तो नहीं चाहोगी कि प्रदेश का हर आदमी तुम्हारी ये तस्वीरें अखबारों में देखे, मीडिया में देखे। बाकी तुम खुद समझदार, तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूं। सौरभ नाश्ता कर चुका होगा, वो कमरे में आएगा और सीधे फाइल लेकर निकल जाएगा। अगर मैंने फाइल नहीं बदली तो पता नहीं बदनामी का कौन सा दिन देखना पड़ेगा, और ये बदनामी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और ना ही मेरी माँ बर्दाश्त कर पाएगी। नहीं, सारे रिश्ते बिखर कर रह जाएंगे। मुझे रजनी का ये काम करना ही पड़ेगा। पापा जी को पार्टी में शामिल करने की सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है और पापा जी को पार्टी में शामिल कर लिया गया।
पता नहीं इनमें से कौन सी फाइल है आदित्य वाली, देखना पड़ेगा। यही फाइल, आदित्य वाली ये फाइल मुझे स्टडी रूम में ले जाकर रखनी होगी, ताकि सौरभ को ये लगे कि ये फाइल सौरभ की गलती की वजह से स्टडी रूम में बदल गई थी। निधि, निधि, क्या कर रही हो तुम? और आज तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया ना? वो तुमने देखा नहीं, दीदी किस तरह टॉन्ट वाली बातें कर रही थी, इसीलिए मैं उठकर आ गई। मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना, भाभी की बातों को सीरियसली मत लिया करो, ओके? चलो मैं अब निकलता हूँ। अदालत में आज पहली पेशी आदित्य की है, ओके? चलो रो मत, बाय। मानी तो उसको सजा दिलाने का बीड़ा उठाया है, इसलिए तो मानी उसकी अब तक जमानत नहीं है। वैसे बात भी सही, उसने सिर्फ धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं किया, बल्कि उसने सभी का विश्वास तोड़ा। सजा तो उसको होनी ही चाहिए, क्यों? सोनाली देखो, एक बात अच्छी तरीके से जान कि अगर माँ रागिनी के बारे में सोच रही हैं, तो उन्होंने तुम्हारे बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। उनके दिमाग में ये बात जरूर है कि तुम्हारी जिंदगी भी उलझनी नहीं चाहिए। बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जब तुम ये सारी बातें माँ के मुंह से सुनोगी। विश्वास रखो सोनाली, किसी एक इंसान की जिंदगी आबाद करने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी तबाह हो जाने देना, ये माँ की फितरत नहीं। माँ अगर कोई राह निकालेंगी तो तुम्हारा ख्याल जरूर रखें। नमस्ते दीदी। नमस्ते।
कैसी हो सोनाली? मैं अच्छी। और क्या खबर है? बलदेव सिंह के बारे में कुछ पता चला? हाँ दीदी, घर में चर्चा तो है। पापा जी को पार्टी में शामिल करने की सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है और पापा जी को पार्टी में शामिल कर लिया गया। ओह, अब इस बात से ये समझो सोनाली कि वो इस सवाल से तुम्हारी इस शर्त से बचना चाहते हैं। जिंदगी एक भंवर है। पापा जी को पार्टी में शामिल करने की सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है और पापा जी को पार्टी में शामिल कर लिया गया। ओह, तो इसका मतलब बलदेव सिंह जनता जनार्दन पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। हाँ दीदी। खैर छोड़ो ये राजनीति की बातें, तुम अपने बारे में सुनाओ, क्या सोचा है तुमने? फिक्र क्यों नहीं होगी सोनाली? देखो, तुम हर बात को उल्टे ढंग से मत लिया करो। माँ जी ने कहा है हम तुम्हें सुबह शाम बाहर टहलाने के लिए ले जाया करें, और बाहर घूमना फिरना टहलना तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बस इतनी सी तमन्ना है। देखो सोनाली, तुम बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल खड़े कर रही हो। सोचना क्या है दीदी, और आपकी बात कभी गलत हो सकती है क्या? और आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, ये सोचकर मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं चाहे कुछ भी सोचूं सोनाली, लेकिन अपने बारे में तुम्हें ही फैसला करना है और अपने फैसले पर तुम्हें ही पहल करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचने में इतना वक्त गुजार देते हैं कि वक्त हमारी मुट्ठी से निकल जाता है। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। आपने जब मुझे समझाया, मैंने रागिनी से इस बारे में बात की, लेकिन पापा जी और माँ जी का फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। ओह, अब इस बात से ये समझो सोनाली कि वो इस सवाल से तुम्हारी इस शर्त से बचना चाहते हैं। आधी अधूरी बात नहीं, पूरी बात बताओ रागिनी। माँ जी, सोनाली ये भी चाहती है कि इस बच्चे के नाम जो वसीयत बनाई जाए उसमें सोनाली का नाम भी लिखा जाए। अगर तुमने सौरभ को पहले ही अपने और आदित्य के बारे में सब कुछ बता दिया होता तब बात कुछ और थी। सौरभ को धोखे में रखकर ही तुमने ये शादी की है ना?